आप सबका स्वागत है अमर उजाला.com में। आज हम उस शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्वोत्तर भारत के कोऑर्डिनेटर इंचार्ज हैं। हम स्वागत करते हैं राजेश शर्मा जी का। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार और अमर उजाला के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। अर्जुन जी, आपको भी और आपकी पूरी टीम को मेरा नमस्कार। सर, इस समय जो है पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा छाया हुआ है। उससे अगर हम अपनी बात शुरू करें, अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में हैं और आपका कहना है कि मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल। बिल्कुल, इसमें प्रतिशत नहीं 200% सच्चाई है कि मोदी जी अगर किसी से डरते हैं तो वो है अरविंद केजरीवाल जी, और भारतीय जनता पार्टी अगर किसी तो वो है आम आदमी पार्टी। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही इंडिया अलायंस बना, अरविंद जी ने उसमें जैसे ही भाग लिया और उसके बाद से किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमले तेज हुए, आम आदमी हमले तेज हुए। आज के दिन अगर सबसे ज्यादा किसी पार्टी को के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के 1 नंबर नेता, 2 नंबर नेता, 3 नंबर नेता, 4 नंबर नेता, सारे टॉप के नेता आज बिना सबूत के जेल के अंदर है। कोई एक पैसे का कोई सबूत नहीं है, किसी भ्रष्टाचार का कोई मनी ट्रेल नहीं है, बावजूद आम आदमी पार्टी के नेता जेल में है। इससे ये पता चलता है कि मोदी जी का एक ही मकसद है अब कि किसी भी तरीके केजरीवाल को खत्म करना है, आम आदमी पार्टी को खत्म करना है, अरविंद केजरीवाल की आवाज दबानी है, अरविंद केजरीवाल है, संजय सिंह को झुकाना है, मनीष सिसोदिया को झुकाना है, सत्येंद्र जैन को झुकाना है। ये उनका मकसद सर है। एक बात सर, आपको मैं रोकना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, मोदी और भाजपा ये चाहती, लेकिन कोर्ट भी तो है। कोर्ट ने भी तो उनको रक्षा कवच नहीं दी। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि आज के दिन जो पीएमएलए कानून है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे बदलाव किए गए इस शासन के द्वारा, इस सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कानून को इस ऐसा बनाया गया जिससे कि कोई भी आरोपी है जिसके ऊपर आरोप है उसे तब तक जमानत नहीं जब तक एजेंसी नहीं चाहेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पीएमएलए के कानून बनाया गया है कि जिसमें जो आरोपी है उसे खुद को निर्दोष साबित करना है। गिल्टी नहीं, किसी भी कानून पे तो खुद को निर्दोषी साबित करना है ना। गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। और यस। देखिए, बाकी जो कानून है उस इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो अब क्या है कि गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट जो है, तो ये तो ईडी इनोसेंट साबित करेगी। ईडी तो आपको इनोसेंट साबित करेगी नहीं। तो ईडी हर दिन कोई ना कोई मामला अड़ा कर और अंत में वो जमानत नहीं होने देती है। और भारतीय जनता पार्टी ये प्रोपोगेंडा फैलाती है कि अगर ये लोग साफ हैं, ये लोग पाक साफ, जमानत क्यों नहीं देती? कोर्ट जमानत नहीं दे सकती, यहाँ तक कि जज के हाथ भी कहीं ना कहीं इस कानून के दायरे में बंधे हुए हैं। लेकिन सर, आप ये तो देखिए हमें कि अगर इसमें अभी सर अभी मैं तक देखिए, सर अभी तक मेरा जो सुनवाई हो रही है, और निराला जी 1 मिनट मैं कंप्लीट कर लूं कि अभी तक जो जी सुनवाई हो रही है जमानत के लिए हो रही है। अभी इन जी केसेस के ऊपर आर्गुमेंट्स नहीं हो रहे, इन केसेस पे नहीं सिर्फ जमानत दे। जी। तो ये है मामला। तो इसमें जब तक ईडी नहीं चाहेगी, जब तक सीबीआई नहीं चाहेगी, तब तक इसमें जमानत मिलना आसान नहीं है। हमारी टीम है, हमारे वकील है, वो भी लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन है वो भी आप लोगों ने देखा था कि कोर्ट के जो वो क्या कह रहे थे। वो ऑब्जर्वेशन ये कह रहे थे कि जिस दिन ये केस आर्गुमेंट्स में आएगा उस दिन ये
मिनट भी कोर्ट पे टिकेगा नहीं। ये मेरा सब नहीं है, ये तो हाई कोर्ट के जज का ऑब्जर्वेशन है। तो बिल्कुल लेट्स ठीक है सर, तो कोर्ट मैं में इसको भी हम रेफरेंस में मान आता लेते है हैं। तो बिल्कुल ठीक है, इसको अभी क्या हम लोग मान लेते धारणा हैं। नहीं बना ले। जी जी, हम इसको मान लेते हैं, लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा, इसमें जो दो चीजें जो फंस रही है ना, मैं इस पे एक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आपका, कि एक तो इतने ईडी के नोटिस के बावजूद अरविंद जी जो है वो कोर्ट ईडी के सामने प्रस्तुत नहीं हुए। एक दूसरा, जैसे ही दिल्ली की जो शराब नीति थी, उसमें सेक्रेटरी ने जब राज्यपाल को चिट्ठी लिखी, उसके बाद जो है इस नीति को वापस क्यों लिया? देखिए, इसका जो पहला जो है कि आपने जो पहले वाला सवाल किया कि जो जी मामला है कि एक तो है कि ईडी ने इतने समन भेजे तो अरविंद केजरीवाल क्यों जी पेश नहीं हुए। तो ईडी के जी समन पे संजय सिंह जी पेश हुए थे, ईडी ने क्या किया, जी गिरफ्तार कर लिया। तो ईडी का मकसद जांच करना नहीं है, पूछ ईडी का मकसद ये है कि मेरे यहाँ जिस दिन आ गए पूछताछ पे, उस दिन मैं गिरफ्तार कर लूंगा, उस दिन हम गिरफ्तार कर लेंगे। ईडी का कोई जांच का कोई लेना देना नहीं है, जांच से ईडी को कोई लेना देना नहीं है। आज जितने समन भेजे गए वो सारे समन में अरविंद केजरीवाल उठाए कि आप मुझे बुला रहे हो, आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मुझे किस हैसियत से बुला रहे हो। अगर मैं मुझे व्यक्तिगत रूप से अरविंद केजरीवाल को बुला रहे हो, क्या मुझे मुख्यमंत्री की हैसियत से बुला रहे हो, या मुझे आम आदमी पार्टी के आह्वायक के तौर पे बुला रहे हो, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष बुला रहे हो। और उन्होंने ठीक है। कुछ ऐसे बताया कि ये जो नोटिस आप भेज रहे हो ये गलत है, तो ईडी को उसका जवाब दे देना चाहिए। ईडी देगी नहीं, ईडी फिर से दोबारा दूसरा समन भेज देगी, दूसरे समन का हम रिप्लाई देंगे, उसका जवाब भेजेगी नहीं, तीसरा समन भेज देंगे। फिर अट्ठा खाएंगे हाई कोर्ट में कि भाई अरविंद केजरीवाल हमारे समन पे नहीं आ रहे, तो हाई कोर्ट जी कहेगा कि नहीं हम आपको 16 मार्च को सुनेंगे, उसके बाद कहेंगे जी कि अप्रैल को सुनेंगे। तो 22 अप्रैल को चुनाव चूंकि 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो ईडी को खलबली मच जाती ईडी में कि भाई हाई कोर्ट का आदेश है 22 अप्रैल को सुनेंगे, तो 22 अप्रैल तक इंतजार करने में क्या समस्या है। आपने 22 चलिए, अप्रैल ये तक इंतजार आपका किया नहीं, 2 घंटे के अंदर आप अरविंद जी के को गिरफ्तार कर लेते हो। तो इससे साफ पता चलता है कि बेचैनी कहाँ है। बेचैनी ईडी को कुछ नहीं है, बेचैनी इसलिए हम कहते हैं कि मोदी जी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं, बेचैनी मोदी जी को है कि चुनाव में अरविंद जी अगर प्रचार करने जाएंगे अरविंद के, तो उनकी सारे पोल पट्टी खोल के रख देंगे जनता के सामने। वो नहीं चाहते कि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में निकले, ये जल्दबाजी है, ये तकलीफ है नहीं, केवल बीजेपी सुना, की है मोदी जी को। राजेश जी, एक चीज और है, जो दूसरा मेरा सवाल है वो अभी रह गया है, कि जो दिल्ली की शराब नीति है उसको क्यों बदल दिया गया, वापस उसको क्यों लाया गया। एक सवाल ये ऑलरेडी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर वो भाषण देने जाएंगे या चुनाव प्रचार करने जाएंगे तो मोदी की पोल खोल देंगे। पिछले 5 सालों से तो अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे थे, क्यों नहीं खोल रहे थे पोल पट्टी, कि उनको केवल चुनाव के दौरान जो है 19 से ये जो 2 महीने इसी में खोलना है। नहीं, देखिए चुनाव के दौरान जनता के पास पहुंचने का सबसे जो जरिया होता है वो चुनाव के दौरान ही नेता जनता के बीच, ऐसे तो बाकी समय तो जाते हैं। आज उनको दिल्ली में वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब गुजरात में चुनाव हुआ तो गुजरात में चुनाव प्रचार करने गए, पंजाब में चुनाव हुआ तो प्रचार करने गए, लोकसभा का भी चुनाव है तो लोकसभा की 22 सीटों पे हम लड़ रहे हैं, तो 22 सीटों में हमारे नेता आएंगे प्रचार करने के लिए, उसी उसी तो रोकना है मोदी जी को। आज संजय सिंह जी ने संसद में मुद्दा उठाया, बहुत जोर शोर से उठाया, उठा के संजय सिंह जी को अंदर कर दिया। अडानी का नहीं, मुद्दा उठाया, उठा के उसको अंदर कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं। और आपका जो सवाल है कि जो एक्साइज पॉलिसी है उसको फिर से वापस क्यों रिवोल्व, तो देखिए दिल्ली में हमने जो एक्साइज पॉलिसी लेकर आए वो एक्साइज पॉलिसी एक बेस्ट पॉलिसी है, और वही पॉलिसी और भी बहुत सारे राज्यों में और पंजाब में भी वही पॉलिसी अभी चल रही है, और उसके जरिए सरकार को आमदनी हो रही है। दिल्ली को भी उस शराब पॉलिसी से बहुत
पैसे की आमदनी हुई दिल्ली सरकार के रेवेन्यू में बहुत, ठीक है, वो पॉलिसी कोई गलत पॉलिसी नहीं है, लेकिन दिल्ली एक मल्टी गवर्नमेंट एक तरीके से चल रही है। वहां पे एक तरफ एलजी है, एक तरफ ब्यूरोक्रेट है, वो एलजी की सुनते हैं। सरकार, चुनी हुई सरकार को चलानी है, लेकिन पुलिस एलजी के पास रहेगी। बहुत सारी समस्या है वहां। तो मैं बिल्कुल कहना ठीक बात है। चाहूंगा कि ये मामला आज के दिन प्रीजुडाइस है, कोर्ट में ये सारी चीजें चल रही हैं। आर्गुमेंट्स के बाद जी। वक्त सारा दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सारे के सारे आम आदमी पार्टी के नेता बिल्कुल क्लीन साफ होकर बाहर निकले। लेकिन जहां से उन्होंने रामलीला के मैदान से उन्होंने एक भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन, अन्ना हजारे उसके मुखिया, उनके नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस देश में दिखाई दी और नई राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी। लेकिन वही अन्ना हजारे आज कह रहे हैं कि वो कर्मों का फल है। देखिए, मैं अन्ना हजारे जी का नाम मैंने स्टेटमेंट सुना है, और ना मुझे बहुत इच्छा भी है, क्योंकि अगर आप हाल में किसी एक विषय में आप बोलते हो है, और क्यों बोलते हो, अचानक से क्यों बोलते हो, क्या वजह हो, नहीं कह सकता, इसमें कमेंट मैं नहीं करूंगा। लेकिन मैं जी। इतना ही कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल को मैं बहुत करीब से देखता हूं। आम जी। आदमी पार्टी का मैं हिस्सा हूं, और आम आदमी जी। पार्टी की सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे आंखों के सामने से गुजर रही हैं। इस देश जी। में अगर कोई सबसे ईमानदार नेता है तो अरविंद केजरीवाल जी। है, और कोई सबसे ईमानदार पार्टी है तो अरविंद आम आदमी पार्टी है। ये मैं मैं ये कह दावे रहा हूं के कि साथ कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल एक कट्टर व्यक्ति है, एक कट्टर देशभक्त व्यक्ति है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का एक एक सिपाही, अरविंद केजरीवाल का सिपाही, इस बखूबी जानता है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। और इसी वजह से आज पूरे देश के कोने कोने में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कोने कोने में बढ़ते जा रहे हैं, कारवां बढ़ता जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को विश्वास है। ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मेरा ये कहना है कि मान लिया कि अरविंद केजरीवाल को तो 4-5 दिन पहले गिरफ्तार किया, लेकिन उससे पहले संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, तो उनको अब तक बेल क्यों नहीं मिली? मैं फिर से वही बात कह रहा हूं कि पीएमएलए मिलेगी जिस दिन ईडी चाहेगी, या नहीं तो केस जिस दिन आर्गुमेंट में आएगा, आर्गुमेंट में आने के बाद जब इस केस का फैसला होगा तभी वो निकल के आएंगे। उससे पहले ईडी तब तक उनको जेल के अंदर रख सकती है, बहुत लेकिन लंबा भी आप चल लोग, सकता है। आम आदमी पार्टी हमेशा ये कहती थी कि पिछले दिनों में कि भाई आप लोग जो है कांग्रेस के इस नेता के ऊपर ईडी की जांच कराइए, सीबीआई की जांच कराइए। जब वही सीबीआई और ईडी आपकी जांच करती है तो आप लोग कहते हैं कि ये गलत हो रहा है। हम सीबीआई से जांच कराने की बात करते हैं, ईडी से जांच कराने की बात करते हैं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं के नेताओं को आप पीएमएलए के कानून में बदलाव लाकर, उस कानून में लाकर और उनको जेल में डाल दो और सड़ा दो उनको। हम ये नहीं कह रहे थे। हम है कि आप जांच करो, जो दोषी, आज भी हम कह रहेंगे, आज हमारे केस में भी हम कह रहे हैं, आप जांच करिए, जांच की नीयत से जांच कीजिए। अगर आपको कोई सबूत तो डेफिनेटली आप उनको जेल में डालो, लेकिन बिना किसी सबूत के एक पार्टी के 4-4 नेताओं को जेल के अंदर डाल के रखना, ये हत्या के सिवाय और कुछ नहीं है। इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने की जो साजिश चल रही है, आज मैं पत्रकार बंधुओं से, आप लोगों से अनुरोध कर, आप लोग वैचारिक रूप से सबसे ज्यादा दृढ़ होते हो, जो आप लोग को पता होता है कि समाज में क्या हो रहा है। तो इस समय जो हमारे देश का लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या गलत है भाई? जी। होना चाहिए, तभी तो निष्पक्ष रहेगा। लेकिन जी। केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने क्या कहा कि नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करेगी, मतलब मोदी जी से नॉमिनेटेड एक मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन। तो अगर सरकार के दो नुमाइंदे हैं, एक और एक विपक्ष का है, तो हमेशा सरकार अपने हिसाब से सीईसी नियुक्त करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के ऊपर सीधा मोदी जी का नहीं है। अगर मोदी जी का कंट्रोल
चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पे रहेगा तो आप उम्मीद कर सकते हो कि इस देश में निर्वाचन निष्पक्ष होंगे? लेकिन ऊपर जब हमला है आपकी या नहीं? अगर राजेश जी, जब ये जो सारे कानून की जो बात कर रहे हैं आप, जब ये आप अगर वहां आते हैं तो वो भी तो आपके हाथ में होगा ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भाजपा हमेशा ही सत्ता में रहेगी और वही सब कुछ करेगी, या भाजपा कभी नहीं, सत्ता तो से बाहर जाएगी ही नहीं। ये देश गलत होगा अगर कल के दिन हम भी आ जाएं, कल के दिन कोई और पार्टी आ जाए और वही वो इन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करके, चीफ इलेक्शन का इस्तेमाल करके, और अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए देश में तो ये देश के लिए कितना बड़ा खतरा है। तो क्या आम आदमी और पार्टी अगर अगर अभी आती है तो क्या निष्पक्ष इसको चुनाव, बदल देगी? एक बात अर्जुन जी, आज जी बीजेपी की गवर्नमेंट है, अगर अभी निष्पक्ष जी चुनाव नहीं हो रहे तो जी। अगले चुनाव में भी नहीं होंगे। उसके बाद वाले जब निष्पक्ष चुनाव हमेशा बीजेपी जीत के आएगी। ऐसा लगता है कि हमेशा बीजेपी जीत के आएगी, हमेशा सत्ता पे वही रहेगी, एक पार्टी का भी रहेगी? क्या ये संभव है अगर लोकतंत्र में? चीफ इलेक्शन, अगर आयोग के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो जाता है, ठीक है, और उसका भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग करती है, तो आप निष्पक्ष उम्मीद नहीं कर सकते। और जहां निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा तो वहां तानाशाही आनी स्वाभाविक है। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या अब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे या जेल से ही सारा कुछ होगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता प्यार करती है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया है। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। आज इनकी कोशिश है, पार्टी तो यही चाहती है, लेकिन दिल्ली की जनता के पास हम गए थे थोड़े दिन पहले और हमने दिल्ली की जनता से पूछा कि क्या अरविंद को इस्तीफा दे देना चाहिए या जेल के अंदर से सरकार चलानी चाहिए। तो दिल्ली की सारी जनता ने एक आवाज में कहा था, केजरीवाल को जेल से जरूरत हो तो जेल से भी सरकार चलानी चाहिए, और हम दिल्ली की जनता के इस आदेश का सम्मान करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार, उनमें प्रोविजन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई व्यक्ति जब तक आरोपी है तो वो जेल से सरकार नहीं चला सकता, ऐसा कुछ नहीं है। तो डेफिनेट जेल से चलाएंगे। सर बहुत, एक हम अब जो है दिल्ली से हट के अगर पूर्वोत्तर, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के कोऑर्डिनेटर इंचार्ज है पूर्वोत्तर के, सर 3 सीटों पर जी आपने उम्मीदवार खड़े किए और एक सीट पे जी वापस ले लिया, क्यों? जी जी मतलब देखिए, हमने 3 सीटों पे उम्मीदवार घोषित किए थे, और चूंकि हम इंडिया अलायंस में हैं, तो हमने 3 सीटों के उम्मीदवार, यहाँ असम में एक यूनाइटेड ओपोजिशन फोरम है, यूनाइटेड जी ओपोजिशन फोरम की मीटिंग्स चल रही थी उस वक्त, इंडिया अलायंस भी नहीं हुआ था, तब से असम में यूनाइटेड जी ओपोजिशन फोरम है, और जी जिसमें जी, कहीं ना सही। कहीं हम भी हिस्सा थे। उस जी यूनाइटेड ओपोजिशन फोरम में हमें मिला थे, और इन 16 दलों ने जी लगातार मीटिंग की, बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद चुनाव से फरवरी कोई भी एक कोई भी सहमति एक तरीके से नहीं बनी, और चीजें जी कांग्रेस जैसे डिले करती है उसी तरीके से डिले करती रही चीजें, कोई निष्कर्ष जी कुछ नहीं निकलता था, सिर्फ मीटिंग पर मीटिंग हो रही थी। तो हमने जी ये कहा, आप जब फैसला करोगे तब आप कर लेना, लेकिन अभी हम 3 सीटों पे अपने उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, और जी इन 3 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे और 11 सीटों को समर्थन देंगे। 11 सीटों पे यूनाइटेड ओपोजिशन फोरम का कोई भी, किसी भी पार्टी का कैंडिडेट होगा तो हम उसे समर्थन करेंगे। ये हमारी जी घोषणा करने के बाद भी 1 महीने तक उनकी तरफ से तो कुछ नहीं हुआ, जी और अब उसके बाद भी हमारी बातचीत भी चलती रही। उसके बाद ऐसा नहीं कि हमारी बात में भी चलती रही और दिल्ली में भी चलती रही, लेकिन फिर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला, और वो यही कहते रहे कि नहीं, हम आपको कुछ सीटें देंगे, और लेकिन कुछ डिसीजन हुआ नहीं। और एक दिन अचानक कांग्रेस के आला कमान ने 13 सीटें कांग्रेस के लिए, असम जातीय जी परिषद के लिए छोड़ दी, मतलब 14 सीटों में, मतलब जहां हमारा 16 दलों का यूनाइटेड ओपोजिशन फोरम था, जी वहां कांग्रेस ने 13 जी सीट रख ली।
और एक सीट असम जातीय परिषद को दे दी। तो इसका डिब्रूगढ़ मतलब ये वाली। तो कहीं गठबंधन वाली तो कोई बात ही नहीं हुई ना, यूनाइटेड ऑपोजिशन फोरम कहाँ है अब तो। इसका मतलब तो ये तो हुआ सर कि ये दो यही तो स्थिति, तो यही जो है, तो आप लोग बीजेपी के खिलाफ एकजुट नहीं हो पाए, ये जो आप लोगों की स्थिति है, इसको आप लोगों ने, जैसे असम में आपके 16 पार्टियों नहीं का नहीं एकजुट है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है कि हम एकजुट नहीं हो पाए, बहुत जगह पे हम एकजुट हैं। और आप लोगों ने देखा दिल्ली में 4 सीटें कांग्रेस को दी है, ठीक है। गुजरात में कंपैरेटिवली हम मजबूत स्थिति में होने के बावजूद हमने गुजरात में सिर्फ 2 सीटें ली हैं, जहां भी ले सकते थे। गोवा में हमारे 2 एमएलए हैं, लेकिन हमने एक सीट भी नहीं ली। तो हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हमें ही चुनाव लड़ना है, ठीक है। लेकिन असम में क्या किया कि उसके बाद हमने फिर से एक गुवाहाटी की सीट हमने विड्रॉ कर ली, क्योंकि गुवाहाटी एक प्रेस्टिजियस सीट भी है। और हमने गुवाहाटी की सीट विड्रॉ करते हुए हमने कांग्रेस को फिर से चुनौती दी कि हमने चलो गुवाहाटी हम आपको फिर दे रहे हैं, आप हमें छोड़ दो। लेकिन फिर भी वो अपनी जिद पे अड़े हैं। मैं तो यही कहूंगा कि जिद पे अड़ेंगे, हो सकता है उनकी कोई और रणनीति हो। लेकिन हमारी सोच में ये है कि सबसे बड़ा पहला दायित्व कांग्रेस का था कि इस यूनाइटेड ऑपोजिशन फोरम के जो बाकी दल थे साथ न्याय किया जाता, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं, हमने सिर्फ 2 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, 12 सीटों पर 11 चुनाव लड़ रही। तो हम 2 लेकिन सीटों सर पे कांग्रेस लड़, ने तो, तो राजेश जी, हमने कांग्रेस ने तो बाकी सीटों पे हमने अपने उम्मीदवार, हम सिर्फ 2 सीटों पे लड़ रहे हैं, तो 11 सीट बहुत है। कांग्रेस निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन करेगी और हमारा पूरा सहयोग रहेगा उन सभी सीटों पे, हमारा सहयोग, लेकिन ताकि राजेश जी, विपक्ष। राजेश जी, जी डिब्रूगढ़ और तेजपुर में तो उन्होंने अपनी पार्टी हटाई नहीं, वहां भी तो आप लोगों का कॉन्टेस्ट है। डिब्रूगढ़ में भी तो नहीं, आपके कोई तो हटा, लोनिन ज्योति। देखिए देखिए वो तो अब जब रिजल्ट आएंगे तभी पता चलेगा। हमने नहीं हटाया, डेफिनेटली हमने नहीं हटाया, ठीक है। कोई दोस्ती होती है तो दायित्व सबके नहीं नहीं, ऊपर होता मैं है, ये, जो लोग उसका राजेश जी, हिस्सा मैं होते कह हैं। रहा हूँ कि, मैं ये कह रहा हूँ कि डिब्रूगढ़ से और तेजपुर से तो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं हटाए ना, आप लोगों ने कहा था कि आप लोग वहां से हटा लीजिए। हाँ, नहीं हटाए, अब उनकी उनकी समझ के ऊपर है। मैं तो ये, असम कांग्रेस जो है, असम की जो कांग्रेस है, हिमंत बिस्वा शर्मा जी बार बार कहते हैं कि असम की कांग्रेस में तो सारे हमारे लोग बैठे हैं। तो हमें भी कभी कभी संदेह हो जाता है, तो बीजेपी को हराने के लिए काम कर रहे हैं या बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। 8 महीने यूनाइटेड ऑपोजिशन फोरम की मीटिंग चली, 8 महीने के बाद देखा कि 2 दल आपस में कर लिए, बाकी 14 दल को कुछ नहीं दिया। तो ये तो सोचने वाली बात है ना कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये संदेह है डेफिनेटली। मैं ये कह रहा हूं कि जो आप लोगों के इस बार के लोकसभा के जो मुद्दे हैं, है ना, वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर आपको लगता है कि असम की जनता को आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जिताना चाहिए? क्या मुद्दे हैं? क्या काक सबसे बड़ा मुद्दा है? क्या बेरोजगारी मुद्दा है? क्या विकास हुआ नहीं है क्या असम में? आज के दिन असम की जनता के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है झूठे वादे। असम की जनता के साथ बार बार झूठे वादे किए गए और बार बार धोखा दिया गया। असम की जनता यहाँ भ्रष्टाचार से परेशान है, बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार है। दूसरा, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ रही है, यहाँ सिंडिकेट का टैक्स और अलग से लगता है। हर चीज में सिंडिकेट चलते हैं, कोयला से लेकर और सब्जी तक, काठ से लकड़ी, सब कुछ का सिंडिकेट चल रहा है। मछली, अंडा, कुछ भी सामान बाहर से आता है उस पर सिंडिकेट का टैक्स लगता है। तो ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि सीएए का, ये जी, तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ के लोगों को हम रोजगार नहीं दे पा रहे। आप कह रहे हो बांग्लादेश से लोगों को लाकर और यहाँ बसा दो और उनको रोजगार दे दो। यहाँ के लोगों को हम जमीन नहीं दे पा रहे और कह रहे हैं बांग्लादेश से ले आओ, उनको जमीन दे दो। तो यहाँ के लोगों की जमीन का अधिकार का क्या हुआ? उसी तरीके से चाय बागान के मजदूर हैं, 250 रुपए की उनको दिहाड़ी मिलती है। दिन के 250 रुपए से क्या कोई घर चला सकता है? ये लोग 10 साल हो गए 351 रुपए मांगते हुए। आम आदमी पार्टी कहती है कि इनको कम से कम 450 रुपए मिलना चाहिए, 450 रुपए मिलना चाहिए।
चाहे जनजाति, और 6 जनजाति हैं असम की जनगोष्ठी अलग अलग, वो कहती है कि हमें जनजातिकरण कर दो, हमारा जनजाति का स्टेटस दे दो हमें। मोदी जी ने भी मंच से कह दिया, हिमंत बिश्वा जी ने भी मंच से कह दिया, और जनता को कैसे मिलेगा? वो ये मांग रहे हैं आज, सालों साल से ये लोग एक जनजातिकरण मांग रहे हैं, तो सरकार को तो सुनना चाहिए ना, उसका कुछ तो रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे, तो हम उसकी मांग कर रहे हैं। चाय बागान में जो काम करने वाले मजदूर हैं, हमारे जो चाय आदिवासी हैं, वो जिस जमीन पे रहते हैं उस जमीन का अधिकार उनके पास नहीं है, वो जमीन पे बस रह रहे हैं, और कब से रह रहे हैं? पीढ़ियों से रहते हैं, उनके दादा परदादा वहीं रह के गए, आज भी वहीं रह रहे हैं, उस जमीन का अधिकार उनके पास नहीं है। तो ये बहुत सारे मुद्दे, असम में मुद्दों की कोई कमी नहीं है। आप बिजली का देख लीजिए, कैसे बिजली जाती है, और सबसे महंगी बिजली असम में। पूरा बीजेपी, असम बीजेपी इस बार कह रही है कि 14 में से 14, बाकी किसी को कोई हिस्सा नहीं। देखिए, लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो जनता के पास होती है, ठीक है, और जनता जब अपने पे उतर आती है तो किसी को भी अर्श पे भी पहुंचा सकती है और किसी को फर्श पे भी गिरा सकती है। तो ये देखने वाला रहेगा, जनता से बड़ा कोई नहीं है। लोकतंत्र में जो ताकत है वो जनता के पास है। आज बीजेपी के कहने से या किसी और के कहने से या किसी से कुछ नहीं होता है। हम सभी लोग, सभी पार्टियां अपना अपना काम करती हैं, हम जनता के पास चीजों को लेकर जाते हैं, अपने मुद्दों को लेकर जाते हैं, फैसला जनता करती है। और अब सर मैं एक असम के बात कह अलावा, देता हूं जी कि जनता अब बहुत सचेतन हो रही है। पहले वाली परिस्थिति अब नहीं है। धीरे धीरे जनता को समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। तो भारतीय सर मेरा जनता ये है पार्टी कि के लिए लोगों के मन में बहुत आक्रोश है, बहुत ज्यादा आक्रोश है। मैं तो ग्राउंड पे जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ। तो अब ये बड़ा आसान वाला चुनाव नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, निश्चित रूप से बहुत अच्छी टक्कर होगी। आप क्या देखते हैं सर, इस बार किस तरह की टक्कर की उम्मीद आप करते हैं असम में और बाकी जगह पूर्वोत्तर में, क्योंकि मणिपुर के बाद स्थिति शायद बदली है क्या? देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या जो है आज के दिन पूर्वोत्तर में कांग्रेस को लोग बीजेपी का विकल्प नहीं मान रहे हैं। कांग्रेस पहले से बहुत कमजोर है पूर्वोत्तर के राज्यों में, और जो बीजेपी है वो कंपैरेटिवली बहुत मजबूत है। तो जनता विकल्प तो तलाश रही है, लेकिन जनता को एक विकल्प मिल नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी की अपनी लिमिटेशंस है, हम एक साथ सारे स्टेट में एक साथ नहीं फैल सकते, बहुत छोटी पार्टी है, हम लोग छोटे लोग हैं, आम आदमी है, तो हम एक एक स्टेट करके आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर आने इन राज्यों में भी आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी विकल्प के रूप में उभरेगी, और भारतीय जनता पार्टी को उसके बाद निश्चित तौर पर जनता जवाब देगी। सर दूसरा ये सवाल है कि इस दौरान पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में लोकसभा के साथ साथ सिक्किम और अरुणाचल में विधानसभा के चुनाव भी है। तो आम आदमी पार्टी सिक्किम और अरुणाचल में क्या कर रही है सर, किस तरह से आपका? देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे कार्यकर्ता देश के कोने कोने में है। तो अरुणाचल प्रदेश में भी हमारे पास कार्यकर्ता हैं, हमारी बहुत अच्छी टीम है, और सिक्किम में भी हैं। लेकिन हमारी पार्टी के पास उस बड़े पैमाने में रिसोर्सेज नहीं है कि हम एक साथ सारे राज्यों में चुनाव लड़ सकें। तो अभी हम लोगों ने जो प्राइमरी टारगेट है हमारा, कि इस लोकसभा में भी आप लोगों ने देखा होगा कि हम 22 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत जी ज्यादा हम वो नहीं कर रहे हैं। तो एक तो इंडिया अलायंस हुआ है, तो इन राज्यों पे हम जी अभी विधानसभा वाले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और हम चाहते जी हैं कि हम ना निचले स्तर से अपनी पार्टी को खड़ा करें। जी जैसे गांव पंचायत के चुनाव हुए, म्युनिसिपल के चुनाव हुए, ताकि क्या है कि हमारा नीचे संगठन बने, और उसके बाद जी धीरे धीरे फिर विधानसभा के चुनाव, फिर लोकसभा के चुनाव, फिर बड़े चुनाव पे उसके बाद जाएं। तो सिर्फ जी चुनाव लड़ना और यही हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। जी चुनाव लड़ें तो एक अच्छे तरीके से अपने संगठन की ताकत के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ चुनाव लड़ें, ताकि आने वाले दिनों में इन सभी राज्यों में हम अपनी पार्टी को स्थापित भी करें
और आने वाले दिनों में हम निश्चित तौर पर सरकार बनाने के लिए काम करेंगे भविष्य में। सर, लास्ट सवाल ये है कि पूर्वोत्तर में इस समय 25 सीटें लोकसभा की, आप क्या देखते हैं सर, इस चुनाव में किस तरह के नतीजे उम्मीद करते हैं? इस बार चुनाव में कुछ अलग से नतीजे आएंगे। भाजपा की सारी उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है। निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि जैसे आप अरुणाचल प्रदेश ले लें, तो अरुणाचल प्रदेश में विपक्ष में विशेषकर कांग्रेस बहुत कमजोर है और हम चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, हम चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज जरूर मिलेगा, लेकिन कुछ राज्यों में उनको उनकी एक्सपेक्टेशन से हट के रिजल्ट मिलेगा। जिस तरीके से बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही है, जैसे असम में उनको बिल्कुल इससे हट के रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल अलग रिजल्ट मिलेगा और वो डिसअपॉइंट होंगे। उन्होंने जो घोषणाएं की हैं वो निश्चित तौर पर डिसअपॉइंट होंगे। तो इतना सारा बीजेपी का जो एक पूरा कि प्रधानमंत्री और इस तरह से उन्होंने जो विकास के वादे और जो सड़कों का विकास और जाल बिछाने की वादे किए हैं, तो क्या लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे? रोजगार के जो उन्होंने साधन देने की बात की, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त लोगों को सरकारी नौकरी दे रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस हर जिले दे रहे हैं, तो क्या ये सब चीजें मायने रखेंगे कि नहीं रखेंगे? देखिए, मेडिकल कॉलेज बना दिया आपने, लेकिन उन मेडिकल कॉलेज के अंदर आप जाकर देखिए, ना डॉक्टर है, ना नर्स है, ना दवाई है, ना बेड है, ना टेस्ट की फैसिलिटी है, ना एमआरआई है, ना एक्सरे। वो जितने मेडिकल कॉलेज हैं, वो सारे मेडिकल कॉलेज यहाँ रिफरल सेंटर बने हुए हैं, सिर्फ पेशेंट को रिफर करते हैं दूसरे मेडिकल कॉलेज में। आप सड़कों की बात कर रहे हो, आप सड़कों की बात कर रहे हो, आप असम में नेशनल हाईवे को छोड़ दीजिए, नेशनल हाईवे में भी बहुत बुरी हालत है, ऐसा नहीं कि बहुत शानदार हो चुकी है, लेकिन उसके अलावा क्या शहरों में छोटे टाउन हैं, कस्बे हैं, गांव हैं, उनमें उनमें सड़क नहीं चाहिए? आज अगर सरकारी एम्बुलेंस के ऊपर डिपेंड रहे लोग, तो जो गांव या चाय बागान के मजदूर हैं या उनके बच्चे, जब डिलीवरी होती है वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए, ऐसी हालत है। लोग बहुत त्रस्त हैं और लोगों को अब ये सारी बातें समझ आ रही हैं। पहले सर, मेरा ये है, मैं ये कहना पहले चाहता हूँ, राजनीति इन सब मुद्दों में होती नहीं थी, इसलिए लोग भी इतने सचेतन नहीं थे। आजकल लोगों में ये सारे मुद्दे चर्चा का विषय हैं। वो पूछते हैं हमारे स्कूल क्यों नहीं है, हमारी सड़क क्यों नहीं है, हमारे हॉस्पिटल क्यों नहीं है, हमारा पुल क्यों नहीं बना, हमारी नाली क्यों नहीं बनी, हमारे पीने का पानी क्यों नहीं है। ये सारे सवाल हैं, ये सवाल कहाँ जाएंगे? ये सवाल जनता के मन में आज के दिन है। और जैसे कि हम जाकर ये सारी बातें करते हैं, हमारी पार्टी तो शिक्षा और स्वास्थ्य को टॉप प्रायोरिटी देती है, तो हम जाके करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की बात। हम उनको दिखाते हैं कि हम देखिए दिल्ली का मॉडल हमारा क्या है। लोगों को समझ आ रहा है कि अगर दिल्ली में बिजली फ्री मिल सकती है तो असम में क्यों नहीं मिल सकती? असम में हमें 7 रुपए और 7.5 रुपए पर यूनिट क्यों खरीदना पड़ता है? अगर दिल्ली में पीने का पानी फ्री मिल सकता है तो गुवाहाटी के लोग, गुवाहाटी तो असम की राजधानी है, गुवाहाटी के लोगों को एक बूंद पीने का पानी भी खरीद कर ही पीना पड़ता है। आप तो गुवाहाटी में आए हो बहुत बार। जी। सर, मेरा लास्ट सवाल ये है कि अगले 5 सालों में आप आम आदमी पार्टी को पूर्वोत्तर में कहां देखते हैं? देखिए, मैं हमेशा विश्वास करता हूं जनता पे और दूसरा विश्वास करता हूं कि ईश्वर पे, और दोनों ही मामलों में जनता भी हमारा साथ दे रही है और ईश्वर भी हमारा साथ दे रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं, काफी आगे बढ़ रहे हैं। आज हमें बहुत छोटी पार्टी है, लेकिन आप जाके देखिए अरुणाचल प्रदेश में हमारे गांव में हमारे कार्यकर्ता हैं, असम में गांव में हमारे लोग हैं। आज आपने नॉमिनेशन की हमारी रैली देखी होगी, दोनों सोनितपुर और डिब्रूगढ़ में हजारों की तादाद में लोग निकल के आए, अपने आप निकल कर आए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर भी चाहता है कि इस देश की राजनीति बदलनी चाहिए, इस देश में
आम आदमी पार्टी एक नई राजनीति लेके आई है, एक वैकल्पिक राजनीति लेकर आई है। तो डेफिनेटली जनता भी प्यार कर रही है और भगवान भी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले 5 साल में आम आदमी पार्टी नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में एक अपनी मजबूत स्थिति बनाने में कामयाब होगी। और विशेषकर 2026 में असम में चुनाव है, हम अभी उसको टारगेट कर रहे हैं। 2026 में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने थैंक अमर उजाला के लिए इतना वक्त दिया और पूर्वोत्तर सहित आम आदमी पार्टी की जो राजनीतिक जो मुख्य केंद्र बिंदु जो दिल्ली है, वहां पे जो हलचल हो रही है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, और जिस तरह से बेबाकी से आपने अपनी बात रखी, और अगले 5 सालों में पूर्वोत्तर में जो आपको जिम्मेदारी मिली है, वो आप कह रहे हैं कि पूरे पूर्वोत्तर के राज्यों में आम आदमी पार्टी एक मजबूत स्थिति में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर अमर उजाला से जुड़ने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।